नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे। और इससे पहले हम किसान आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में नहीं हो पाए थे। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो बताइए कि बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हीं के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ था। तो ये जो बारदोली सत्याग्रह है, यह एक किसान आंदोलन था और जिसका सफलतापूर्वक जो है यह संपन्न हुआ किसकी वजह से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से, यानी इन्हीं के नेतृत्व में। और बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और बारदोली की महिलाओं की तरफ से उन्होंने यह उपाधि इनको दिया था। आगे है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो अभी हमने व्याख्या में देखा था। तो किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आगे है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो यहाँ पे आंदोलन का नाम पूछा जा रहा है, तो यही बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो बताइए कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो ये जो भूदान आंदोलन है, यह आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया आंदोलन है। तो किसके द्वारा? याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया आंदोलन है। और कहाँ पे दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में यह सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1951 में। डेट याद रखिएगा, 1951 आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ होता है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में एक पोचमपल्ली ग्राम है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो गांव का क्या नाम है दोस्तों? तो पोचमपल्ली गांव है, यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बताइए कि भूदान आंदोलन इसे किसने प्रारंभ किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विनोबा भावे ने। किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों रोलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस सन में रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कि किस सन में लागू किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1919 में। तो रोलेट एक्ट यह 1919 में भारत में लागू किया गया था। आइए अब रोलेट एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में देखेंगे। तो जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, उन्हें दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट, नाम याद रखिएगा, सिडनी रोलेट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो यहाँ पे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें कुचला जाए, दबाया जाए। और इसी सुझावों पर ही 1919 में, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट जो विधेयक है वो पारित किया गया। तो कब? मार्च 1919 में। याद रखिएगा, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। और यह जो अधिनियम था, यह भारतीय क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही इसे खराब अधिनियम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजी जो सरकार थी, इसके तहत जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी।
और इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा कानून है जिसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है, तो वो है रोलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो बताइए कि इस एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यही इसका लक्ष्य था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। महत्वपूर्ण है, बताइए कि जिस सन में रोलेट एक्ट पारित हुआ था यानी 1919 में, तो भारत का वायसराय उस समय कौन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो यह सुझाव किसने दिया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी श्रद्धानंद ने यह सुझाव दिया था। तो रोलेट एक्ट, तो इसके विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद द्वारा दिया गया था। आगे है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके जस्ट पहले कौन सी घटना घटी थी। तो वही रोलेट एक्ट का बनना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट का बनना, जो कि 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। तो इसी के बाद में एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, तो जलियांवाला बाग में किया गया था। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो इसका कारण था रोलेट एक्ट का लागू होना। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसमें पूरा डेट पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था। तो बताइए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग यह कहाँ है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसी के समीप जलियांवाला बाग है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो किस लिए संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ। तो बताइए यह जो कत्लेआम है यह किस शहर में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जलियांवाला बाग। तो किस घटना से जुड़ा हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। आगे है कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। तो गिरफ्तारी के विरोध में, किसके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए कि किसके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में, इनके गिरफ्तारी के विरोध में ही लोग एकत्रित हुए थे। आगे है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बताइए वे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो हृदय विदारक घटना थी। उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया। तो अभी हमने व्याख्या में देखा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया था। तो किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो शंकरन नायर थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी। तो बताइए कि किसने सर की उपाधि को त्याग दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो इसी की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो बताइए कि जनरल डायर को किसने मार डाला था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार का बदला लेने के लिए जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय थे माइकल ओ डायर, तो इनकी हत्या लंदन में जाके कर दी थी। अगला प्रश्न है कि ऊधम सिंह ने लंदन में मारा तो किसे मारा था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए कि किसे मारा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर माइकल ओ डायर को। किसे मारा था? सर माइकल ओ डायर को मारा था। आगे है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो बताइए किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कई बार पूछा भी गया है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जो जांच समिति की रिपोर्ट था उसके प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आगे 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो किसके कारण? तो दी रोलेट एक्ट के कारण। तो रोलेट एक्ट के कारण ही इसके विरोध हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।